हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की न्यू मैथमेटिक्स बुक सिंध बोर्ड की। इसमें हम लाए हैं आपके लिए एक लेक्चर सीरीज़ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्किप किया है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक जो ये बुक है वो हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिला है और चैप्टर नंबर फर्स्ट उसमें नहीं है। तो ये बुक जो है ना कल ही पब्लिश्ड हुआ है और कल ही हमें भी मिला है। तो आज ही हम इसका लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें चैप्टर नंबर 2 हमें फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इसकी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम फंक्शंस और लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या होता है? अ फंक्शन इज बाइनरी रिलेशन इन विच ईच इनपुट हैज़ वन एंड ओनली वन आउटपुट। फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन होता है जिसमें हर एक इनपुट देने से हमें एक आउटपुट मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन मिलते कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने किया है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। फंक्शन को डिनोट करने का तरीका एफ ऑफ एक्स होता है, या जी ऑफ एक्स होता है, या एच ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारे ग्रीक लेटर्स में आ जाए, मसलन के अल्फा ऑफ एक्स, बीटा ऑफ एक्स, गामा ऑफ एक्स, तो इस फॉर्म में भी हम फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हमें मिला हुआ है 2x के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके क्रॉसपोंडिंग हमें दूसरे वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इनपुट हमने क्या किया, इनपुट हमने 1 दिया है यहाँ पे। जब इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें बराबर है 2x के, वो हमें 2 मिलेगा। जब x को हमने 1 पुट किया, 2 1 द 2। ऐसे ही हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 द 4 हो जाएगा। ऐसे ही x की जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। तो ये एग्जांपल करने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी इनपुट देंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई आउटपुट लाजमन मिलेगी। सही है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिला हुआ था एफ ऑफ एक्स बराबर था किसके? 2x के। तो यहाँ पे जब हमने इनपुट दी x तो हमें एक फंक्शन मिला, फंक्शन हमें बराबर किसके मिला? एक आउटपुट के। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? ईच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। ईच आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। तो जो भी आउटपुट हमें मिलती है वो हमें क्या होती है? रेंज होती है। मतलब कि हमने इनपुट क्या दिया? 1 2 3, ये हमने क्या की? इनपुट दी, और आउटपुट हमें इसकी क्या मिली? 2 4 6, ये हमें आउटपुट मिली। तो ये हमारी क्या होगी? डोमेन होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये हमारी क्या होगी? रेंज ऑफ द फंक्शन होगी। वी राइट इट इज, फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जिसको पढ़ा जाता है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। जहाँ पे, और ये हमें फॉर्म हमेशा याद करनी पड़ेगी, जो एफ ऑफ एक्स होता है फंक्शन, वो हमेशा वाई के बराबर होता है। इसके जितने भी नाम से मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के बाद। जो मतलब एफ ऑफ एक्स हमें किसे कहते हैं, वाई किसे कहते हैं, एक्स किसे कहते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। जहाँ पे जो एक्स होगा ये हमारा कैपिटल एक्स से बिलोंग्स करेगा, और वाई स्मॉल वाई जो कैपिटल वाई से बिलोंग्स करेगा। वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड वेरिएबल वाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। जो वेरिएबल एक्स होगा ये हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, और वाई जो वेरिएबल होगा ये हमारा डिपेंडेंट होगा। अब वाई जो डिपेंड करेगा किस पे? एक्स पे, तो इसलिए हम कहते हैं एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होगा और वाई हमारा डिपेंडेंट होगा। फंक्शन की दो कंडीशन होती है। ठीक है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर हमारा क्या होगा? वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इन एग्जाम्पल की मदद से वो दोनों कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि एक फंक्शन हमारा क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमें मिला हुआ है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी। एक्स हमें सेट मिला हुआ है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी। दूसरा सेट हमें वाई मिला हुआ है जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6। तो यहाँ पे हमें 3 मैपिंग डायग्राम के थ्रू फंक्शंस मिले हुए हैं जिसके नाम है एफ जी एच। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये हमारे फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहली कंडीशन आपने ये चेक करनी है कि फंक्शन हमारा तब होगा जब जो हमारा ये सेट होगा एक्स, इसका हर एलिमेंट के वाई के साथ कोई ना कोई एक इमेज ज़रूर बने।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर इसमें देखें, ये नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे हमें एक्स के हर एक की इमेज हमारी वाई के एलिमेंट से बन रही है 4 के साथ, बी की 6 के साथ बन रही है और सी की भी 6 के साथ बन रही है। तो जब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है, मतलब इसका रिलेशन बनाएंगे, तो ए जो है ना मैपिंग किससे कराए, ए की इमेज 4 से बन रही है, बी की इमेज भी क्या बन रही है 6 बन रही है, और सी की भी इमेज क्या बन रही है 6 बन रही है। तो फंक्शन हमारा वही होता है कि जो हमारा एक्स सेट है उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, और कोई भी एलिमेंट में रिपीट मतलब उसकी यूनिक इमेज हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में ऐसे ना हो कि बी एक एलिमेंट है जिसकी 2 इमेजेस बन रही है। अगर ये फॉर्म बन गई, मिसाल 5 के साथ भी बने और 6 के साथ भी इमेज बनेगी, तो ये हमारा सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि जब भी हमारा एक सेट की जितने भी एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एलिमेंट वो रिपीट ना होना चाहिए, सही है, उसकी 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ए की इमेज 4 से बन रही है, बी की इमेज 6 से बन रही है और सी की भी 6 से बन रही है। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी 2 इमेजेस बन रही है। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 इमेजेस बन रही हों। और सेकंड कंडीशन ये चेक करनी है कि इस एक्स सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट रह ना जाए जिसकी मतलब इमेज ना बन रही हो। जैसे अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेट होता ए बी सी, यहाँ पे ये हमें 3 एलिमेंट्स मिले हुए हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक सेट यहाँ पे ए और बी हो, ए की इमेज बी से बने और बी की इमेज बी से बने, यहाँ पे सी ले लें, बी की इमेज सी से बने, तो यहाँ पे हमारे सी जो एलिमेंट होगा ना ये यहाँ पे रह रहा है, इसकी इमेज नहीं बन रही वाई सेट से, तो ये भी हमारी सेकंड कंडीशन है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, सही है। तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। सेकंड में एक्स सेट है हमें ए बी सी और वाई सेट हमें 4 5 6 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ए की इमेज 4 से बन रही है, बी की भी 4 से बन रही है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो सी की 2 इमेजेस बन रही है वाई सेट में, एक 5 से बन रही है और एक 6 से बन रही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म आपकी ना बने, अगर ये फॉर्म बन गई तो ये हमारा सेट, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इसका रीज़न आप ये बनेंगे कि जो सी सेट है उसकी यूनिक इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जी जो है ना फंक्शन नहीं है, मतलब जी फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे सी ये चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिला हुआ है एच, ए की इमेज 6 से बन रही है, बी की इमेज नहीं बन रही, मतलब एक एलिमेंट रह रहा है एक्स सेट का, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा एच भी हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इस बारे में दोनों आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको इसमें अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये हमारी क्या होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट मिला हुआ है एक्स जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 और वाई सेट मिला हुआ है जिसके एलिमेंट से 1 to 10, मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हमें एफ मिला हुआ है जो डिफाइन हो रहा है किससे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो हमें एक फंक्शन मिला हुआ है ये, इसको हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट देंगे, उसकी आउटपुट जो मिलेगी उसकी इमेजेस बनाएंगे। सबसे पहले मुझे एक फंक्शन मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स जो बराबर है किसके, 2x + 1 के। यहाँ पे मैं डोमेन के वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो एफ ऑफ 1 जब मैं पुट करूँगा मतलब x का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो x की जगह पे भी 1 पुट करूँगा +1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 1 से ऐड करूँगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा। मतलब जब मैंने इनपुट 1 दी तो उसकी आउटपुट क्या मिली, 3 मिली, मतलब मैंने 1 इनपुट दी, उसकी इमेज किससे बनेगी, 3 से। ऐसे ही मैं x का वैल्यू जब 2 पुट करूँगा मतलब डोमेन का सेकंड वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो +1, 2 to the 4 + 1 इज इक्वल टू 5, मतलब जब मैंने इनपुट 2 दी तो उसकी आउटपुट में मुझे क्या मिली, 5 मिली।
ऐसे ही मैं एफ ऑफ 3 पुट करूँगा। जब मैंने एक्स का वैल्यू 3 पुट करूँगा तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 3 पुट किया, तो 2 3 द 6 + 1 = 7। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 7। 3 इनपुट दी तो उसकी आउटपुट हमें 7 मिली। अब लास्ट हमारी डोमेन का वैल्यू एक बचा है जो हमें 4 है। जब 4 में यहाँ पे फंक्शन में पुट करूँगा, मतलब इनपुट से 4 दूंगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट उसकी 9 मिलेगी। तो यहाँ पे ये 9 की इमेज बन गई। अब यहाँ पे हमारी डोमेन जो होगी, जो भी हमने इनपुट दी, जो भी एक्स सेट होगा, ठीक है, ये हमारा एक्स सेट है और ये टोटल वाई सेट है। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन बन रहा है एफ। जो हमारी डोमेन होगी, डोमेन हमारी जो फर्स्ट सेट होगा एक्स, ये सारी हमारी डोमेन है 1 2 3 4। और रेंज हमारी क्या होती है, रेंज हमारी जो भी इमेजेस बन रही है, 1 की इमेज 3 से, मतलब 3 हमारी रेंज है, 2 की इमेज 5 से, 5 भी हमारी रेंज है, 3 की इमेज 7 से, 7 भी हमारी रेंज है, और 4 की इमेज 9 से, तो 9 भी हमारी क्या है, रेंज है। तो जो भी आउटपुट्स हमें मिली है ये सारी हमारी क्या होगी, रेंजेस होगी। अब हमारी कोड डोमेन क्या होती है, जो भी वाई सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे सारे क्या होते हैं, कोड डोमेन होती है। तो यहाँ पे हम कोड डोमेन लिखेंगे, तो कोड डोमेन के जितने भी हमारे वाई सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारी सारी क्या होगी, कोड डोमेन होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्या होगा, कोड डोमेन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 2.1 का है ना, वो हमारा सेम इसी एग्जाम्पल की तरह है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको एग्जाम्पल समझा दूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू ग्राफ। ग्राफ की मदद से हमें क्या करना होगा कि फंक्शन की रेंज और डोमेन बतानी पड़ेगी। पहले तो हमें क्या मिला था कि कोई भी एक फंक्शन मिला हुआ था, उसमें हमने कोई वैल्यूज़ पुट किए, तो वहाँ पे हमें इनपुट दी, उसकी आउटपुट मिली। जो इनपुट थी वो हमारी डोमेन थी और जो आउटपुट मिली वो हमारी रेंज थी। इस ग्राफ की मदद से हमें डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक है। ये एक फंक्शन की ग्राफ बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी फंक्शन की ग्राफ के मुताबिक हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले मैं रेंज और डोमेन बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगा कि जब भी कोई भी वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पे होगी तो वहाँ पे एक्स के वैल्यूज़ हमारे होंगे तो वाई के वैल्यू सारे ज़ीरो होंगे। ऐसे ही हम वर्टिकली होगी, मतलब वाई एक्सिस पे होगी तो वहाँ पे जो एक्स के वैल्यूज़ होंगे वो हमारे ज़ीरो होंगे, सही है। और जो ग्राफ की जो अगर किसी भी ग्राफ में एक पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दी है, ठीक है, तो ये पॉइंट शो करती है कि ये ग्राफ यहीं पे ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे देखें एरो है, तो इस एरो का मतलब ये ग्राफ आगे चलती जा रही है, मतलब ये चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टली लाइन होती है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है डोमेन को। तो हम ग्राफ की मदद से किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेन जो होती है फंक्शन की, वो इनपुट वैल्यूज़ होते हैं उस पर कंसिस्ट करती है, और जो हमारी रेंज के वैल्यूज़ होते हैं, रेंज जो होती है फंक्शन की, वो आउटपुट के वैल्यूज़ पे कंसिस्ट करती है। इस ग्राफ की मदद से हम देखेंगे कि जो हमारी हॉरिजॉन्टली लाइन है, यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा वैल्यूज़ है, ये हमारा एक इसका ये चेक करेंगे, तो ये मतलब ये ग्राफ तो एग्जैक्ट नहीं बनी हुई, तो ये -5 से शुरू हो रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पहले चेक करेंगे, तो -5 से शुरू हो रही है और ये चलती जा रही है। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ये आगे चलती जाएगी, ठीक है, मतलब ये आगे चलती जाएगी, तो ये ऐसे चलती जाएगी, तो मतलब ये इनफाइनेट तक जाएगी। तो इसको इसकी जो ये तो इसकी क्या हो, लोअर बाउंड हो गई, ये जिसकी अपर बाउंड होगी इसके पता नहीं चलेगा हमें। तो जो इसकी डोमेन बनेगी, तो डोमेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसकी जो डोमेन बनेगी वो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ग्राफ जो है ना हमारे रियल नंबर्स पे कंसिस्ट है, एंड एक्स का वैल्यू जो है ना वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा या बराबर होगा -5 से। तो ये हमारी आ गई डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन की जो है ना हमें डोमेन मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज। तो -5 से लेकर जो चलती जा रही है इनफाइनेट तक, ये हमारी डोमेन बन गई। अब जो रेंज बनेगी इसको हम चेक करेंगे वर्टिकली।
वर्टिकली हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये +5 से हो रही है। यहाँ पे वर्टिकली चेक करेंगे तो ये हमारी वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे तो ये चलती जा रही है, नीचे देखेंगे वर्टिकली देखेंगे तो ये हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगी हमारी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स हमारा क्या होगा, लेस होगा या बराबर होगा +5 से, क्योंकि +5 है। इससे नीचे वाले वैल्यूज़ जितने भी होंगे तो इसके 5 से नीचे जितने भी वैल्यूज़ आएंगे वो हमारे क्या होंगे, रेंज के होंगे। और -5 से जितने भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, डोमेन के वैल्यूज़ होंगे। तो सिंपली हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो डोमेन जो होगी वो -5 से लेकर +∞ तक होगी, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जब हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही हम जब अब इसको रेंज की फॉर्म में लिखेंगे, रेंज हमारी क्या होगी, रेंज हमारी होगी -∞ टू +5, ये क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारी इंटरवल्स की फॉर्म में रेंज और डोमेन हो गई, और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में डोमेन और रेंज हो गई। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है कि इसलिए एग्जाम्पल के बाद आप इजीली एक्सरसाइज समझ जाओगे और ख़ुद भी सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह ही समझेंगे। तो हमने पहले एक्स एक्सिस पे देखना है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो और वो हमारी क्या होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, मतलब -5 से शुरू हो रही है और चलते जा रही है। हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो 2 यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी ये पॉइंट आएगी तो मतलब ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये ग्राफ। अगर ये एरो आ जाती, मिसाल ऐसे आ जाती है एरो, तो ये मतलब चलती जा रही है। तो यहाँ पे दोनों में पॉइंट है तो मतलब ये ग्राफ फाइनाइट है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये -5 से हॉरिजॉन्टली चल रही है और +2 तक चल रही है। मतलब जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है इस ग्राफ की होगी f ऑफ x, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कहाँ से शुरू हो रही है, -5 से शुरू हो रही है, -5 लेस देन आर इक्वल टू x, और कहाँ तक ख़त्म हो रही है, लेस देन आर इक्वल टू +2 तक ख़त्म हो रही है। तो ये हमारी क्या होगी, रेंज, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी, ठीक है, इस ग्राफ की। और रेंज हम जब हम चेक करेंगे तो रेंज हमें क्या मिलेगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद हम इसकी इंटरवल फॉर्म भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें जब रेंज चेक करेंगे तो रेंज हम इसकी वर्टिकली फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकली स्टार्ट हो रही है -6 से, चेक करेंगे ना यहाँ पे वर्टिकली, तो ये -6 से शुरू हो रही है और 0 तक जा रही है। 0 तक इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कोई भी ग्राफ हॉरिजॉन्टली किसी भी एक्स एक्सिस पे टच करेगी तो मतलब वहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वो 0 होगा, सही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये -6 से शुरू हो रही है, मतलब एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -6 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 तक जाएगी। तो मतलब इसकी जब हम इंटरवल फॉर्म लिखेंगे तो डोमेन जो होगी वो हमारी -5, 2 तक होगी और रेंज जो होगी वो हमारी क्या होगी, -6 से लेकर 0 तक होगी। तो ये हमारी है डोमेन एंड रेंज इस ग्राफ ऑफ द फंक्शन की। तो उम्मीद है कि ये भी आपको ग्राफ समझ में आई होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स कंपोजिट फंक्शन होगा। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या होता है, composite function is an operation or process where two functions f and g produce a new function h by replacing the variable of one function with the other function। अब कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन एक तो हमारा ऑपरेशन या इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, जहाँ पे दो फंक्शन f और g एक न्यू फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के वेरिएबल्स को चेंज करने से, ठीक है। एक दूसरे के वेरिएबल को जब वो रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे एक नया फंक्शन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम होगा h, सही है। सिंपली हम इसको इस फॉर्म में समझ सकते हैं। अगर f हमारा फंक्शन है a से लेकर b तक, दूसरा हमारा फंक्शन है g जो b से लेकर c तक है, ये दो हमारे फंक्शन है।
जो इन दोनों की कंपोजिशन है, एफ फंक्शन और जी फंक्शन की कंपोजिशन से हमें जो दूसरा फंक्शन मिलेगा जिसको हम डिनोट करेंगे जी ऑफ एफ। सिंपली हम मैपिंग डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये हमारे 3 सेट्स हैं ए बी सी। अगर ए और बी की क्रॉसपॉन्डिंग से हमें एक फंक्शन मिलेगा, जो हमें ए और बी की क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे तो वहाँ पे एक फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है। अगर हम सेम ए और सी के जब क्रॉसपॉन्डिंग करेंगे तो वहाँ पे जो हमें फंक्शन मिलेगा जी ऑफ एफ, जिसको हम पढ़ते हैं जी इज कंपोजिशन विद फंक्शन एफ। तो ये हमारा होता है कंपोजिट फंक्शन। सही है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। बाकी इसके एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो सारे इसके इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी रह गया हमारा अप इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, तो वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इनवर्स कंपोजिशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.2.1 का। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सही है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनवर्स कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। इनवर्स कंपोजिट फंक्शन लेट हमें एफ और जी हमारे दो फंक्शन हैं और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमेशा जहन में रखें, जब भी हमारा इनवर्स फंक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये हमारे फंक्शन का एक टाइप है जहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन एक तो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 फंक्शन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ऑन टू फंक्शन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि इनवर्स फंक्शन लेट एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन, देन इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स एंड एफ इनवर्स। तो एफ और जी हमारे दो बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे, तो उनका इनवर्स जो कंपोजिशन फंक्शन होगा एफ और जी का, वो जी इनवर्स और एफ इनवर्स कंपोजिशन होगा। इसको मैथमेटिकली हमें यही प्रूव कर सकते हैं कि एफ कंपोजिशन टू जी फंक्शन होल इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो इसके बराबर होगा। तो यही हमारा होता है ए इनवर्स फंक्शन। जब भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और इस लेक्चर को भी ख़त्म करता हूँ। बाकी सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा एक नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं।